गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया घर पे। चलो, एक नई वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूँ मैं आपके लिए। और इस नई वीडियो में आज का जो मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, वो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। विद्युत क्षेत्र की ताकत को ही, उसकी शक्ति को ही हम लोग तीव्रता का नाम दिया हुआ है। हमने अपने पिछले टॉपिक्स में कुछ विद्युत क्षेत्र के बारे में बातें कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मैंने आपको बताई थी निकाल कर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। एक बार थोड़ा सा हम लोग और उसके ऊपर कुछ 2-4 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअल में है क्या। देखिए, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है हम लोग डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। इससे दिखाते हैं ई वेक्टर से। उसकी परिभाषा के अनुसार क्या कहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है, समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के समानुपाती अर्थात बराबर मानी जाती है। यानी कि जितना बल लग रहा है किसी भी परीक्षण आवेश पर, वो बल ही उसकी तीव्रता का ज्ञान करा रहा है। लेकिन पिछले केस में एक बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि हमने किसी आवेश के कारण, किसी धनात्मक आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हमने इससे पहले टॉपिक में हमने किसी प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल पड़ा, जो कि कितनी दूरी पर रखा था R। ये हमने पिछले टॉपिक में निकाला था। उस समय निकाय में केवल हमने एक बिंदुवत धनात्मक आवेश लिया था और उसके कारण R दूरी पर परीक्षण आवेश पर हमने बल का मान ज्ञात किया और बल का मान ज्ञात करने पर हमें उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञान मिला। लेकिन आज के इस नए टॉपिक में हमारे पास एक ऐसा निकाय है जिसमें आवेश मौजूद नहीं है। आवेशों का एक भंडार है, यानी कि अनंत आवेश एक तरह से उस निकाय में मौजूद है। वो कोई चालक पट्टिका हो सकती है, कोई ऐसी धातु हो सकती है जिसमें अनंत आवेश उपस्थित है और वो अनंत आवेश अपने चारों ओर एक ऐसा विद्युत क्षेत्र बना रहे हो जो किसी अन्य आवेश को लाने पर वो उस पर बल लगा रहे हो। ठीक है, पिछली कहानी में क्या था, एक आवेश एक परीक्षण आवेश पर बल लगा, केवल एक आई बस में। लेकिन अब है आवेशों के कारण, यानी कि बहुत सारे आवेश एक जगह मौजूद है और वो बहुत सारे आवेश किसी एक परीक्षण आवेश पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे आगे चलते हैं। ठीक है, आपको समझा तो टॉपिक को जरा ध्यान से देखिए और मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके टॉपिक को। टॉपिक में है क्या कि आवेशों के निकाय के कारण। निकाय माने एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास, एक ऐसा तंत्र या सिस्टम दे रखा है हमारे पास जिसमें बहुत सारे आवेशों की क्या है मौजूदगी। अब वो बहुत सारे आवेश एक ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं जो किसी अन्य परीक्षण आवेश पर अपना बल लगा रहा है। तो अब क्या करेंगे, उस परीक्षण आवेश में बहुत सारा बल लग रहा होगा अलग अलग आवेशों की तरह, तो उस लगने वाले कुल बल का मान ही उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाए। चलिए हम थोड़ा सा ग्राफिकली इसे देख लेते हैं पिक्चर से। मानो मेरे पास एक ऐसा निकाय है, ये मैंने एक निकाय ले लिया। ठीक है, ये एक ऐसा निकाय हो गया, त्रिविमीय निकाय। एक एक चीज आपको समझना है। मैंने एक ऐसा निकाय ले लिया, एक सिस्टम की तरह कार्य कर रहा है जहां पर एक परीक्षण एक आवेश धनात्मक आवेश प्लस Q1 ले लिया। ठीक है, इसमें प्रथम आवेश कितना है Q1 और ये आवेशों का निकाय है। इसका मतलब है इसमें एक आवेश तो होगा नहीं, बहुत सारे आवेश मौजूद होंगे। तो मैंने क्या किया, एक दूसरा आवेश Q2 लिया जो अपनी मौजूदगी इसमें दिखा रहा है। तो मानो मैंने यहां पर एक दूसरा आवेश ले लिया Q2। ठीक है बेटा, ये दूसरा एक आवेश मैं ले चुका। अब मैंने क्या किया, इसी तरीके से Q3, Q4, Q5
आवेशों को लेता गया और लास्ट अंतिम आवेश अनंत आवेश मुझे मिला वो था Qn, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस। इसमें n नंबर ऑफ चार्जेस बनेंगे इनफाइनाइट। अब ये सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस विद्युत बल को या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र को ज्ञान पता लगा निकाल रहे हैं कि इसका मान कितना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं पहले की तरह कि मानो मैं एक छोटा सा वेरी स्मॉल चार्ज लेके आया, एक छोटा सा वेरी स्मॉल टेस्टिंग चार्ज लेकर आ रहा हूं, इस क्षेत्र में लाया, इस सिस्टम में लाया, उस सिस्टम में ला रहा हूं जिसमें एक आवेश नहीं है, अब बहुत सारे आवेश मौजूद हैं। एक एक चीज समझिए अच्छी तरीके से। तो मैं इन सब के द्वारा लगाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत बल का मान इस परीक्षण आवेश पर निकालने जा रहा हूं। इस परीक्षण आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र में कुल कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत बल का मान निकली। तो क्या किया, मैं इस परीक्षण आवेश को जैसे ही इधर लेकर आया तो ये परीक्षण आवेश क्या आ गया, ये इस पॉइंट पर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस निकाय के अंदर आ चुका। अब क्या करेगा, ये सारे आवेश इस पर अटैक करेंगे और प्रत्येक आवेश अपना एक बल लगाएगा। भाई ये आवेश Q1 आवेश है, वो भी इस पे बल लगाएगा, ठीक है। Q2 आवेश है, ये भी इस पे बल लगाएगा, और Qn आवेश है, वो भी इस पे बल लगाएगा। लेकिन वो बल होगा कैसे, बल की प्रकृति होगी कैसे, यहां पर, ठीक है। बल की प्रकृति होगी कैसे, पॉइंट वाइज आपको समझाना है। वो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण स्वभाव। अब बात प्रतिकर्षण की बात क्यों, प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, ये धक्का क्यों दे रहा है, और वो बल कैसा होगा, समान दिशा के अंदर। बल की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इसका अलग दूसरा पॉइंट क्या दिखा रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी या विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बल की दिशा में होगी, ठीक है। क्योंकि ये कैसे आवेश है, धनात्मक आवेश लिए गए, ये सारे के सारे धनात्मक आवेश लिए गए, और ये धनात्मक आवेश इस धनात्मक एकांक परीक्षण आवेश पर बल लगा है। तो ये भी धनात्मक प्रकृति की और ये भी धनात्मक प्रकृति का है। तो इसका मतलब है ये इसे धक्का देंगे, अपने से दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षण दिखाएंगे, आकर्षण तो होगा नहीं, प्रतिकर्षण करेंगे, दूर ले जाएंगे, तो अपने द्वारा बल लगाएंगे ये सब। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारा बल इकट्ठा हो जाएगा इस बिंदु पर Q0 पर, Q डॉट पर बहुत सारा बल लगेगा, Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा, Qn के द्वारा। तो इसका मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं यहां से, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो माना एक निकाय है, इस निकाय का मूल बिंदु क्या है, O। उस मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की जो स्थिति है वो कितनी होगी, वो होगी भैया आपके लिए R1 वेक्टर, ठीक है। स्थिति सदिश आपको मैं बता चुका हूँ, किसी मूल बिंदु, किसी स्रोत के मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु की मध्य की दूरी वही या बीच की दूरी जो होती है वही स्थिति सदिश होती है। इसी तरीके से मूल बिंदु O से Qn का जो होगा वो कितना हो जाएगा, Rn वेक्टर। एक एक चीज समझते जाइए, ठीक है। जैसे O से Q1 की जो मूल स्थिति सदिश आएगा वो कितना आएगा, R1 वेक्टर, R1 दूरी पर है। इसी तरीके से Qn है वो Rn दूरी पर है, और Q2 कितना होगा, वो होगा R2 वेक्टर, ठीक है। और Q0 कितने, जो परीक्षण आवेश है वो भी रखा गया है, तो वो कितनी दूरी पर रखा गया है, वो रखा गया है R0 वेक्टर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आप सबको इतना पता चल गया होगा डायग्राम, मैं धीरे धीरे आपके लिए आगे ले जा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, आप समझते चलिए इसे धीरे धीरे। मैंने कुछ नहीं किया, परीक्षण आवेश को लेकर आ रहा हूँ, ये सभी अपना परीक्षण आवेश में बल लगा रहे हैं। अब बल लगाने से क्या होगा, इस पर कुल बल का मान निकलेगा। अब कुल बल का मान कैसे निकलेगा, मानो Q1 आवेश जो है
वो Q0 पर बल लगा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा, लेकिन इसका स्थिति सदिश कितना निकलेगा आप बताओ। ठीक है, Q1 और Q0 के मध्य का जो स्थिति सदिश होगा वो कितना हो जाएगा, R01 वेक्टर। ठीक है, और बल जो लगाएगा Q1 Q0 पर वो कितना बल होगा भैया, इसी दिशा में वो होगा F01 वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी भी परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल के बराबर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसका मतलब है F01 वेक्टर किसके बराबर हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर के बराबर। आगे बात समझ कि Q1 आवेश Q0 आवेश परीक्षण आवेश पर बल लगा रहा है और बल भी इसी दिशा में लग रहा है, उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में परीक्षण आवेश। तो जो बल की दिशा होगी वही उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में लग रहा है। तो जो E1 का मान होगा वह F01 वेक्टर के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं Q2 आवेश के बारे में। इस Q2 आवेश, अब ये Q2 आवेश भी Q1 की तरह ही बल लगाएगा Q0 पर, क्योंकि अपनी उपस्थिति को बताएगा ये सब। तो Q0 पे जो बल लगाएगा तो इसका मतलब पहले तो इसका स्थिति सदिश निकालिए कि कितनी दूरी पर रखने पर ये बल लगा रहा है। तो स्थिति सदिश कितनी होगी बेटा इसकी, R02 वेक्टर, R02 वेक्टर। ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ही स्थिति सदिश। अब ये जो Q2 आवेश Q0 पर बल लगाएगा तो इसी दिशा में लगाएगा, क्योंकि ये भी धनात्मक प्रकृति का है, ये धनात्मक प्रकृति का मानते हैं हम परीक्षण आवेश को, तो ये प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा। तो इसका मतलब है इस पे Q0 पर लगने वाला बल किसकी वजह से, Q2 की वजह से, वो कितना हो जाएगा F02 वेक्टर। तो इसकी विद्युत क्षेत्र इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो हो जाएगी E2 वेक्टर। ठीक है बेटा, वो कितनी हो जाएगी E2 वेक्टर। और इसी तरीके से Q3 Q4 और भी आवेशों के द्वारा अलग अलग तरीके से बल लगाए जाए, विद्युत बल लगाए जाए। तो अंतिम आवेश अर्थात Qn आवेश के द्वारा भी बल लगेगा, किस पर लगेगा, Q0 पर। तो ये भी पहले बल लगाएगा, तो कितनी दूरी से बल लगा रहा है, तो स्थिति सदिश निकालिए इसका, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R0n वेक्टर। ये इसका स्थिति सदिश हो गया। तो इसके द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, Qn, Q0 की दिशा में बल लगाएगा तो वो बल हो जाएगा F0n वेक्टर। और जिस दिशा में बल लगा रहा है उसी दिशा में तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो वो कितनी हो जाएगी En वेक्टर। समझ आ रहा है, डायग्राम ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है, धीरे धीरे बनता जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस डायग्राम एक एक करके पॉइंट आपको समझाते जा रहा हूं और बनाते जा रहा हूं। मैंने कुछ अननेसेसरी चीज इसमें नहीं करी। 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। पहली बात, उन सबके मध्य लगने वाला जो बल होगा कौन सी प्रकृति का होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का। वो समान सजातीय है, ठीक है, सेम नेचर के होने की वजह से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दिशा क्या होगी, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वही बल की दिशा होगी, अर्थात उल्टा बोल सकते हैं, जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि तृतीय रूप से बाहर जाएगा बल इसमें धनात्मक होने की वजह से। तीसरा, इस नियम को किस नियम से हम समझ सकते हैं इस चीज को, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी आवेशों के निकाय के कारण, वो किसकी वजह से, कौन सा नियम का उपयोग होगा, ठीक है, वो नियम कौन सा लगेगा। आपके पास 2 ऑप्शन में देता हूं, आपके पास 2 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है कूलाम का नियम, ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कौन सा नियम आप यूज करेंगे। पहला ऑप्शन कूलाम का नियम, या दूसरा ऑप्शन हमारे लिए होगा अध्यारोपण का नियम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण नियम। ठीक है, आप दोनों को देखिए, समझिए, दोनों नियम में आपको पहले ही ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर नहीं आता आप वीडियो रिव्यू कीजिए, रिवाइंड करके दोबारा से देखिए। कूलाम का नियम कितने आवेशों के मध्य, केवल 2 आवेशों के मध्य, और अध्यारोपण का नियम 2 से ज्यादा आवेशों के मध्य।
अंतर समझ में आ गया? गुलाम और अध्यापक नियम दोनों ही बल को निकालते हैं, लेकिन ये दो आवेशों के मध्य बल के लिए काम आता है और ये दो से ज्यादा आवेशों के मध्य बल निकालने के काम आता है। तो यहाँ कौन सा नियम यूज होगा? वो होगा अध्यारोपण का नियम। समझ में आ गई बात? यहाँ कौन सा नियम यूज हो रहा है? अध्यारोपण का नियम, क्योंकि दो से ज्यादा आवेश इस निकाय में मौजूद है और वो सभी इस परीक्षण आवेश, छोटे से आवेश के ऊपर बल लगा है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया परीक्षण आवेश का स्वयं का कोई मान नहीं होता, बहुत अल्पांश मान होता है, एकांक मान इसे रख सकते हैं। अब बात करते हैं यहां से, तो Q0 पर, तो Q डॉट पर कुल विद्युत क्षेत्र या कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई? टोटल निकालने के लिए बद्धारोपण का सिद्धांत आपने याद किया था ना, F बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? वो हो गई E वेक्टर, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान सदिश योग के तुल्य। तो हम लोग क्या करेंगे? सारे के सारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान जोड़ देंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट करते हुए En वेक्टर। लिखना है ना, समझ। इसका मतलब है Q डॉट पर उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुल मान उन अलग अलग आवेशों के द्वारा उत्पन्न होने वाली या बनने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के तुल्य होती है, और यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं अध्यारोपण का यही सिद्धांत है। चलिए, क्या ये टर्म यही खत्म हो गया? नहीं, अभी इसमें हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 नाम देकर हम लोग क्या करेंगे? इसके एक टर्म निकालें, इसकी वैल्यूज निकालें। तो वैल्यूज क्या हो जाएगी? आप लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पर अलग अलग मान निकाले जाएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भैया? परिभाषा के अनुसार E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। कितना होता है? परिभाषा के अनुसार E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए परीक्षण आवेश पर एकांक या धनात्मक एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल के बराबर मानी जाती है, समान मानी जाती है। तो E1 कितना हो गया? तो E1 का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रथम का मान कितना हो गया? E1 का मान क्या हो जाएगा? F01 वेक्टर अपॉन Q0। ऊपर आ जाइए डायग्राम में देखिए आप लोग, Q1 आवेश के द्वारा Q डॉट पर लगने वाला बल का मान कितना है? F01 वेक्टर, और वही किसके बराबर है? E1 वेक्टर। मैंने डायग्राम में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। E1 वेक्टर किसके बराबर है? F01 वेक्टर, वो बल जो किस पे लग रहा है? परीक्षण आवेश पर लग रहा है। तो देखिए, परीक्षण आवेश तो समान है, तो Q0 पर F01 वेक्टर बल लग रहा है, और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रथम मान, यानी कि E1 वेक्टर का। अब क्या करेगा? इसी तरीके से यहाँ पे हम अगर इसका बल का मान निकालेंगे, भाई Q0 तो है ही हमारे पास, लेकिन हमारे पास F01 का मान नहीं है, तो ये F01 का मान कैसे निकलेगा? वो निकलेगा कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से कैसे निकालोगे? कूलाम के नियम से F01 वेक्टर का मान निकाला जाएगा, क्योंकि यहां पर केवल एक बल का मान है, वो बल जो दो आवेशों के मध्य लगा है। ठीक है, अभी हम यहाँ सूर्य सिस्टम का बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं केवल Q1 और Q डॉट के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। तो वो निकालेगा कूलाम के नियम से। वो कितना हो जाएगा भैया? कूलाम का नियम क्या कहता है 1785 में कि लगने वाला, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के सदिश, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F01 वेक्टर कितना हो जाएगा? F01 वेक्टर कूलॉम के नियम से, कूलॉम नियतांक के उसके बराबर इनटू किसमें होगा? प्रथम आवेश यानी कि Q1, दूसरा आवेश यानी कि Q डॉट, यहाँ पे द्वितीय आवेश कौन सा काम कर रहा है? Q डॉट, और दोनों के बीच की दूरी यानी कि स्थिति सदिश कितना है? R01 वेक्टर। तो स्थिति सदिश क्या दिखा रहा है? इनके बीच की दूरी को, तो यहाँ R01 वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा R01 कैप। आ रही बात समझ? एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? क्या वर्क करता है? दिशा का ज्ञान कराना है। यहाँ पे Q1 प्रथम आवेश हो गया कूलॉम के नियम से, Q डॉट सेकंड आवेश हो गया, दोनों आवेश हो गए, मध्य की दूरी R01 वेक्टर स्थिति सदिश, और इसका स्क्वायर कर दिया और इनटू में आया R01 कैप। R01 कैप क्या है? एकांक सदिश, दिशा का ज्ञान करा रहा है। कहां से? बल किस दिशा में लग रहा है? बल Q1 से शुरू होकर कहां पे लग रहा है? Q डॉट। इसका लंब क्या है? बल की दिशा क्या है? R01 कैप। ठीक है, जो एकांक सदिश कहलाता है। ये समझ में आ गया? अब इस F का मान आप यहां रख दीजिए और इसी तरीके से अन्य मान भी आपको निकालने पड़ेंगे। तो अब क्या हो गया? अब आप निकालिए E2 वेक्टर का मान इसी प्रकार करते हुए, इसी प्रकार E2 वेक्टर का मान कितना हो जाएगा? यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का द्वितीय मान या द्वितीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वो इसी प्रकार हो जाएगा। कितना होगा? F02 वेक्टर अपॉन परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, तो F02 वेक्टर कितना निकलेगा कि इसमें इस बार इसका परीक्षण आवेश या इसमें दो आवेश कौन कौन से हो गए? एक तो Q2 आवेश हो गया और Q0 आवेश हो गया, यानी कि दोनों आवेश कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ के प्रथम आवेश कितना होगा? Q2 और द्वितीय आवेश Q डॉट अपॉन R02 वेक्टर स्क्वायर, दोनों के मध्य की दूरी R02 वेक्टर स्क्वायर, और दिशा का ज्ञान कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग? R02 कैप। एकांक सदिश दिशा का ज्ञान करा रहा होगा। और इसी तरीके से EN वेक्टर कितना हो जाएगा? आप बताइए। ठीक है, EN वेक्टर कितना होगा? वो होगा F0N वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, अब इसमें मान रखना है, तो वो कितना हो जाएगा कि QN Q डॉट अपॉन स्थिति सदिश का स्क्वायर यानी कि बीच की दूरी का स्क्वायर हो गया R0N वेक्टर का स्क्वायर, और ये हो गया R0N कैप। अब हमने सबके मान निकाले। अब हम क्या करेंगे? अपने समीकरण नंबर प्रथम पर आएंगे। समीकरण नंबर प्रथम पर आएंगे और सारी वैल्यूज को हम इसमें रख देंगे। ठीक है, लेकिन जरा यहां से देखिए, आप लोग E1 वेक्टर का मान में से F01 वेक्टर तो निकाल चुके, लेकिन इसे अभी भाग देना बचा हुआ Q0 से। तो Q0 में जब हम भाग देंगे दोबारा से, Q0 से तीनों में भाग दिया जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? इसमें देखिए परिभाषा के अनुसार जैसे ही यहाँ पे होगा तो वो कितना हो जाएगा? E1 वेक्टर बराबर F01 वेक्टर। तो F01 वेक्टर का मान ये रहा, और डिवाइड करोगे Q0 से तो कितना बचेगा भाई हमारे पास कटने के बाद? वो हो जाएगा देखिए कि Q1 Q डॉट अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर R01 कैप डिवाइड बाय Q0। ठीक है, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ मान निकल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? सब में Q0 का भाग लग जाएगा, तो ये भाग लगने के बाद क्या होगा? डिवाइड बाय Q0, और यहाँ भी डिवाइड बाय Q0। ठीक है, यहाँ Q0 से Q डॉट कट जाएगा, Q0 से Q0 कट गया। अब बचा हुआ मान हम सदुपयोग कर देंगे। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? तो E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट आगे ले जाइए और ये हो जाएगा EN वेक्टर। अब सारे मानों को इसमें रखकर आप देखिए, सभी मानों को रखने पर, सभी मानों को रखने पर
कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, या कुल विद्युत क्षेत्र कितना निकलेगा, ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर का मान कितना है, के Q1 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर R01, तो ये कितना हो गया, के Q1, Q डॉट से Q डॉट तो कट ही गया था, तो वो तो हट गया, तो नीचे क्या आएगा हमारे लिए R01 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा R01, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वितीय जो होगी वो कितना होगा, के Q2 अपॉन R02 वेक्टर का स्क्वायर, ये हो जाएगा R02 का, ठीक है। और इसी तरीके से आगे ले चलिए इस टर्म को, तो हो जाएगा के Qn अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर, और ये हो गया R0n, ठीक है। अब आप देखिए इसमें टर्म आ गया, यहाँ पे दिशा का ज्ञान एकांक सदिश को बदला जाएगा परिमाण, तो हम लोग क्या जानते हैं, R वेक्टर बराबर R क्या होता है, R वेक्टर डिवाइड बाय उसका परिमाण, ठीक है। तो इसके परिमाण में जब हम भाग दे देंगे तो क्या होगा, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी के एकांक सदिशों के मान निकाला जाएगा, तो ई वेक्टर बराबर किसको हो गया, के Q1 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर इनटू नीचे ऊपर से क्या होगा, R01 वेक्टर अपॉन R01 वेक्टर का परिमाण, ठीक है। इसी तरीके से के Q2 अपॉन R02 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R02 वेक्टर इनटू R02 वेक्टर, नीचे उसी के सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दिया, तो एकांक सदिश निकल गया हमारे लिए। दूसरा क्या होगा, तीसरा अंतिम टर्म क्या हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे आपके लिए अंतिम टर्म कितना हो जाएगा, के Qn अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर क्रॉस R0n वेक्टर परिमाण का, और ऊपर क्या हो जाएगा आपके R0n वेक्टर, ठीक है। इस टर्म को और छोटी कर लीजिए, इनका और सदस्य योग कर लीजिए, तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा भाग ए, ठीक है। बाकी टर्म्स रह जाएंगे अंदर, तो हो जाएगा Q1 अपॉन R01 वेक्टर का होल थ्राइस, क्योंकि स्क्वायर और ये 1 है, दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर रह जाएगा R01 वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से Q2 पर रह जाएगा, और नीचे हो जाएगा R02 वेक्टर का होल थ्राइस डॉट R02 वेक्टर, ठीक है। और ये तीन टर्म हो जाएगी के तो बाहर हो गया, Qn अपॉन R0n वेक्टर का होल थ्राइस R0n वेक्टर, ठीक है। और इसके बाद अंतिम लास्ट पद क्या होगा, सदिश योग करते हुए समेशन का साइन ले लीजिए आप, तो के ये आपके लिए समेशन लग चुका है, ठीक है, n और नीचे होगा इंटीग्रल 1 के बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, इंटीग्रल 1 इंटीग्रल कर देंगे इसका, ऊपर आ जाएगा QR, और नीचे क्या हो जाएगा R0 I का वेक्टर का होल थ्राइस, और ऊपर हो जाएगा R0 I वेक्टर, ये आपके लिए टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके लिए कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, भले ही आप टॉपिक बहुत लंबा लगा हुआ, बहुत बड़ा टॉपिक लगा हुआ, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, बस आपको उसका तरीका आना चाहिए, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए सबकी, और वैल्यूज निकालने के लिए आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर जा सकते हैं, सबकी वैल्यूज निकाल कर आप बस अपने समीकरण फर्स्ट में रखकर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सभी वीडियो।